प्रभाव, उपवास कैसे आरंभ करें, कैसे उपवास का पालन करें एवं उपवास को कैसे तोड़ें, उपवास के प्रकार, लघु उपवास, सविराम उपवास एवं दीर्घ उपवास, उपवास काल में उपचार, उपवास काल में उपहार एवं उपवास चिकित्सा, उपवास की विधि, पूर्ण उपवास, आंशिक उपवास, जल उपवास, रस उपवास एंड लवणीय उपवास, फल उपवास और एकल आहार उपवास। तो फास्टिंग सबने किया हुआ है, इसको ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आना भी चाहिए सभी को, क्योंकि हम फास्टिंग रहते तो हैं पर इस प्रभाव से रहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जैसा एंशियंट तरीका चला आ रहा है, एंशियंट तरीका मतलब जो हमारे घर में होता आ रहा है, हाँ, हम उसी प्रकार से उपवास रखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि सोमवार को हमको नमक नहीं खाना है या मंगलवार को क्या नहीं खाना है, संडे को क्या नहीं खाना है, इसके तर्ज पे हम उपवास रखते आए हैं। पर अगर हम अब उपवास को किसी और दृष्टि से देखें, किसी और दृष्टि से मतलब वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से देखें, तो उपवास का एक अलग तरीका नजर आता है जो प्राकृतिक चिकित्सा में मेंशन्ड है कि जहां से उपवास जरूरत है शरीर की, इस पे ध्यान दिया जाए, न सिर्फ कि धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से उपवास किया जाए। ठीक है, तो उसमें जिस भी एस्ट्रोलॉजर को या पंडित को ग्रहों के हिसाब से जो समझ में आया वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट फास्टिंग का, उपवास का प्राकृतिक चिकित्सा में अलग है, जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे है और जो बीमारी को ठीक करने के लिए है और जो शरीर का शोधन करने के लिए है। तो इस तर्ज पे जिन चीजों को लिया गया, किया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको पढ़ के आपको काफी अच्छा लगेगा। और शायद इनमें से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है सेशन ना, जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कई लोगों ने पढ़ा हुआ है फास्टिंग थेरेपी मेरे से, पढ़ा हुआ है ना? जी मैम, पढ़ा हुआ है। चलिए, तो फिर से पढ़ने में आनंद है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो लगता है कि पहले भी पढ़ाया था पर हमने शायद इतने ध्यान से नहीं सुना था या ध्यान से नहीं लिया था। तो जितनी बार भी आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो आपको कुछ नया मिल जाता है, तब लगता है समझदारी अब पहले से ज्यादा है, राइट? तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं। अपना पेपर पेन जरूर से अपने पास रखें, जो भी ऐसी बात समझ में आए या क्लिक हो जरूर से लिखें, वीडियो ऑन करके पढ़ें जिससे आपका फोकस एक ही जगह पे रहे। जो भी आप एक समय दे रहे हैं, 1 घंटा मतलब 1 घंटा, तो आप पूरा डेडिकेटली जब देते हैं तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, नहीं देंगे तो आप कुछ कुछ और भी कर रहे हैं, अगर वीडियो ऑफ है और कर रहे हैं तो फिर आपको उतना आनंद नहीं आएगा और उतने अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। उपवास की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। कुछ या सभी भोजन, पेय या दोनों के लिए बिना कुछ अवधि तक रहना। मतलब भोजन के बिना कितने दिनों तक रहा जा सकता है? कितने दिनों तक कोई व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है? बताइए। शायद मैम 1 मंथ। और लोग क्या कहते हैं कि भोजन के बिना कितने दिनों तक रहा जा सकता है? किसी ने नहीं बताना है? मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? आपको क्या लगता है, अगर नहीं भी पढ़ा है कहीं, आपको क्या लगता है कि भोजन के बिना कितने दिनों तक रहा जा सकता है? बताइए। अरे कोई तो दिमाग में होगा कुछ तो, हेमंत जी, प्रतिमा जी, कुछ तो लगता होगा। 1 हफ्ते। 1 एक हफ्ते हफ्ते? खाने। हाँ, नहीं, अभी तो खाने की बात कर रहे हैं। खाने के बिना कितने दिनों तक रहा जा सकता है? 2-3 महीना भी रह सकते हैं मैम। अच्छा, हेमंत जी आप बताएं, आपको क्या लगता है खाने के बिना? जी मैम, सालों तक रह सकते हैं। भोजन के बिना, सिर्फ पानी पे?
हाँ, पानी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जूस ना आदि। ना यहाँ फलाहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ भोजन की बात हो रही है। मतलब भोजन, अगर आपने फल भी खाया तो भोजन। तो ऐसे में 15 दिन, 15-20 दिन तक रह सकते हैं। अगर अच्छा, मोटे आदमी मोटे हैं तो थोड़ा सा अधिक दिन रह सकते हैं, और पतले हैं तो थोड़ा सा कम दिन। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, या जैसा दिन, ठीक है, 30 से 40 दिन तक बिना अनाज के रहा जा सकता है। अब बिना पानी के कितने दिन रहा जा सकता है? बिना पानी के मैम 8-10 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना ज्यादा सरोज जी नहीं आप रह बताएं। मैम 3 दिन तक रह सकते हैं। प्रतिमा जी आप बताएं। 2 दिन। चलो पानी क्वेश्चन को के यही बिना तो छोड़ते हैं, मुश्किल है। पहले फास्टिंग पढ़ते हैं। कल थोड़ी और रिसर्च कीजिए कि पानी के बिना अभी तक मेंशन्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने दिनों तक व्यक्ति रहा, और भोजन के बिना। ठीक, वहीं से शुरू करेंगे। तो भोजन और पानी दोनों के बिना कुछ अवधि तक रहना उपवास कहलाता है। ठीक है, उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है। 9 दिन का वाटर फास्टिंग तो मुझे कोई पता है, मतलब बिना पानी के रहना भी 7 दिन तक, 5 दिन तक रहा जा सकता है। फिर नहीं पता कितने दिनों तक और लोगों ने किया है। उपवास मतलब खाली खाली स्थान। हाँ, तो खाली स्थान बिना पानी के भी, बिना भोजन के भी। उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है, मतलब पूरी तरह हमने कुछ नहीं खाया पिया, और एक होता है कुछ घंटे के लिए हमने कुछ नहीं खाया पिया। ये बहुत छोटी अवधि से लेकर महीनों तक का हो सकता है। उपवास के अनेक रूप हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रागैतिहासिक काल से ही उपवास का प्रचलन है। ये कई प्रकार का होता है। इस प्रकार का उपवास धार्मिक होता है, जो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो हम सब जानते हैं वो धार्मिक उपवास जानते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उपवास नहीं जानते। धार्मिक उपवास होते हैं जो एकादशी, संक्रांति तथा ऐसे ही पर्वों के दिनों पर किए जाते हैं। ऐसे उपवासों में दोपहर को दूध की बनी हुई मिठाई तथा शुष्क और हरे दोनों प्रकार के फल खाए जाते हैं। कुछ निर्जल उपवास भी होते हैं। इसमें दिन भर ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही जल पिया जाता है। रोगों में भी उपवास कराया जाता है, जिसको लंघन कहते हैं। इसी तरह आयुर्वेद का एक फ्रेज है, लंघनम परम औषधम। ठीक है, लंघन ही परम औषधि है। अगर बीमारी नहीं ठीक हो रही है तो कहते हैं भैया लंघन कर लो, बहुत खाया है इसलिए नहीं ठीक हो रहे। ठीक है, तो आयुर्वेद में ये मंत्र प्राकृतिक चिकित्सा की भी बहुत सारी किताबों में मेंशन्ड है, लंघनम परम औषधम। लंघन ही सबसे बड़ी औषधि है। तो जो दूध की बनी मिठाइयां हैं ना, तो अभी दूध प्योर है, तो जब हम वैज्ञानिक उपवास की बात करते हैं तो अब दूध की मिठाइयों का उपयोग हम पूरी तरह वर्जित कर देते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पहले के समय में जर्सी गाय, जरई गाय के दूध से बनी मिठाइयां, उनको मतलब बहुत प्राथमिकता दी जाती थी कि वो औषधि औषधि की तुलना में रहती थी, है ना। और उनमें जो खांड डाली जाती थी या जिनसे बनाई जाती थी, आजकल क्या है, सब प्रोसेस्ड शुगर वगैरह डाल करके खूब सारा बनाते हैं, तो वो इसलिए और ज्यादा हार्मफुल है। इसमें दिन भर ना तो कुछ खाया जाता है और ना जल पिया जाता है। रोगों में भी उपवास कराया जाता है, जिसको लंघन कहते हैं। आजकल राजनीतिक उपवास भी कराए जाते हैं, जिन्हें अनशन कहते हैं। तो अन्ना हजारे ने अनशन किया था, थोड़े दिन रामदेव बाबा भी चल पड़े थे। तो ऐसा करके अनशन करते हैं लोग कि मेरी मांग पूरी करो। तो बहुत सारे किसी भी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज आपने देखा होगा, हड़ताल पे चले जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो बिना कुछ खाए पिए रहते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। तो उस उपवास को हम अनशन कहते हैं। इसका उद्देश्य सरकार की दृष्टि को आकर्षित करना और उससे वह कार्य करवाना होता है जिसके लिए उपवास किया जाता है। कभी कभी भोजन ना मिलने पर विवश होकर भी उपवास करना पड़ता है।
इन सब प्रकार के उपवासों का शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है। एक बार भोजन ग्रहण करने पर कुछ घंटों तक जो शरीर में खाए हुए आहार से शक्ति मिलती रहती है, किंतु उसके पश्चात शरीर में संचित आहार के अवयवों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा का शरीर उपयोग करने लगता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन का काम, अच्छा, हमारी बॉडी में 3 तरीके के एलिमेंट है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, जो तीनों हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं और तीनों हमारी शरीर में सुरक्षित है कहीं ना कहीं, ठीक। तो प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग करना। हाँ, प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है, शरीर निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, है ना। मेजर एलिमेंट हमारी बॉडी में है, अगर डाइट की बात करें तो मेजर एलिमेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। माइनर एलिमेंट्स क्या है? माइनर एलिमेंट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन के आगे लिखिए कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो अगर किसी बच्चे को प्रोटीन नहीं दी जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर किसी का कोई ऑर्गन खराब है, अगर उसको प्रोटीन नहीं दी जाए तो उसका बॉडी, मतलब वो ऑर्गन नहीं बनेगा। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरत है, बढ़ने के लिए प्रोटीन जरूरत है। फिर दूसरा मेजर एलिमेंट है हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग एलिमेंट, है ना, ऊर्जा प्रदान करता है। और फिर तीसरा एलिमेंट है हमारा फैट, वसा, जो कि हमें थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, मतलब हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बाहरी परिस्थिति से बचाता है। तो वसा जो फैट है वो हमारा थर्मो रेगुलेटर है। अगर वसा बिल्कुल नहीं होगी तो विपरीत परिस्थिति में बचना नामुमकिन है। अब आपने 3 पहले लिखा, हमारे शरीर में भोजन, पहले फूड लिखिए, फूड के आगे दो डैश, एक हो गया मेजर एलिमेंट, एक हो गया माइनर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट के 3 पार्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। माइनर एलिमेंट के आगे मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। क्योंकि फास्टिंग पढ़ रहे हैं तो फास्टिंग में मेजरली क्या जरूरत है, ऊपर मेजर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट में प्रोटीन के आगे लिखा बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट के आगे लिखा एनर्जी गिवर एंड फैट के आगे लिख दिया हमने थर्मो रेगुलेटर, ठीक। अब उसके आगे थोड़े से सोर्सेस भी समझ लें तो हमें चीजें समझ में आएंगी क्लियर। अब अगर प्रोटीन चाहिए तो किससे मिलता है? मोटी मोटी बात पे दालों से, मछली से, दूध और दूध के प्रोडक्ट से, ठीक, सीधा सीधा। प्रोटीन मिलेगा हमको दालों से, थोड़े नट्स से, नट्स है ना, नट्स में मतलब काजू है, बादाम है, अखरोट है, मेवे जो है, तो मेवों से प्रोटीन मिलेगा, आपके दालों से मिलेगा, दूध और दूध के प्रोडक्ट से मिलेगा, मछली और अंडे से मिलेगा नॉन वेजिटेरियन में। तो ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। पल्सेस, लेग्यूम्स, और फिर कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहा है? उसके सोर्सेस आगे लिखिए, चावल और रोटी या किसी भी शुगर प्रोडक्ट से, ठीक है। क्योंकि चावल और रोटी भी आफ्टर टूट करके काहे में बदली? चीनी में, सुक्रोज में, है ना। सुक्रोज ने ऊर्जा दी। चीनी भी हो गई, गुड़ भी हो गया, खांड हो गया, मीठी कोई भी चीज हो गई, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होगा, तो शुगर भी शुगर ही है, टूट करके हमें ऊर्जा देगा, ठीक।
तो जो रोटी और चावल खा रहे हैं, अगर चीनी नहीं भी खा रहे हैं तो भी चीनी में ही कन्वर्ट हो रहा है वो। ठीक है, तो कोई भी मीठी चीज, और रोटी मतलब ब्रेड भी हो गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई, हाँ, और मीठे में कोई भी मीठा हो गया, सब कार्बोहाइड्रेट। फिर फैट में क्या आ गया? वसा, मतलब सीधे सीधे तेल, घी। और अब वो हर चीज आ गई जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं। ठीक है, हर वो बीजे आ गए जिनसे हमारा तेल निकल सकता है। जैसे नारियल की गिरी, उसमें अपना तेल है, बादाम उसमें अपना तेल है, तिल अपना तेल है। तो ये सारा का सारा हमारे शरीर में फैट उत्पन्न करते हैं। ठीक, जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेटर हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है। अब लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर रहता है। लिवर हमारे ग्लाइकोजन को स्टोर रखता है अपने पास, कि एडवर्स कंडीशन में, जैसे ऊंट के पास रेगिस्तान में पानी इकट्ठा रहता है ना, कितना सारा पानी इकट्ठा रहता है कि जहां पर पानी नहीं है तो वो उसी पानी से कितने सालों साल काम कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारा लीवर है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है हमारे शरीर की, वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखता है। और जब जरूरत पड़ती है कि जब आप कुछ नहीं खाएंगे, कोई ऐसी कंडीशन आएगी, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपको ऊर्जा देने लगेगा। ठीक, फैट ऑलरेडी हमारे शरीर में स्टोर है अतिरिक्त वसा के रूप में। तो जहां पे भी जरूरत है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट में फैट जमा हो जाएगा, हिप्स में जमा हो जाएगा, यूट्रस में जमा हो जाएगा, पेट में जमा हो जाएगा, फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो जहां पे जरूरत होती है वहां पर फैट धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जमा होने लग जाता है, या आप ज्यादा खा रहे हैं तो जमा होने लग जाएगा। ठीक, प्रोटीन ऐसा कहीं भी जमा नहीं होता, जहां पे भी जरूरत है उन तंतुओं ने काम किया। अब जब हम उपवास के दौरान क्या हुआ कि हम ऊपर से तो नहीं खा रहे, पर फिर भी हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी। मैम आवाज नहीं आ रही। म्यूट, आपका म्यूट है मैम। नहीं आ म्यूट रही है, मैम। अभी भी म्यूट है मैम। अभी ठीक है? पर मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? जी मैम। दिख रहा है? जी मैम। हमको क्यों नहीं दिख रहा है? वीडियो हमको क्यों नहीं दिख रहा है, सवाल ये है। दिख गया, ठीक है। तो देखो, आप ही लोग ग्रुप पे लिखा फंडामेंटल क्लियर होते हैं तो जुड़ा करें लोग। आप लोग लिखेंगे ना कि, तो फिर लोग जुड़ेंगे। लोग जुड़ते तो हमको पढ़ाने का हौसला मिलता है, नहीं तो मैं पढ़ दूंगी ऐसे। अभी भी जमाई आ रही थी, वैसे कल मेरा एक इंटरनेशनल सेमिनार है, तब जमाई नहीं आएगी, तो सोचिए जमाई क्यों आती है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। हाँ, लिवर ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। तो जब हम नहीं खाते हैं कुछ, तो तभी भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। टेलीविजन देख रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो ऊर्जा हमारी ग्लाइकोजन से मिल जाती है। ठीक, सबसे पहले फैट से मिलती है। सबसे पहले फैट जाएगा, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है वो गलेगी, और उस गलने से हमारे जो काम कर रहे हैं हम, उससे मिलेगा, इसीलिए फैट कम होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा? ग्लाइकोजन जो जमा है लीवर में वो खर्च होना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम से स्टोर है।
तो वो दूसरा फिर से नया फ्रेश ग्लूकोज जब हम खाएंगे तब जमा होगा, तो पुराना ग्लाइकोजन खर्च होगा। फिर क्या होगा, ऑर्गेन्स के अंदर भी जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर भी फैट जमा होता है जिससे उनको कोई क्षति ना पहुंचे। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा फैट होता है तो उन ऑर्गेन्स पे भी एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, वो खर्च होना शुरू होगा। ठीक है, अब जब बहुत दिनों तक हम कुछ नहीं खाते तो आती है भूखमरी की अवस्था, स्टारवेशन। तो फास्टिंग और स्टारवेशन में अंतर है। उपवास जब तक हम कर रहे हैं शरीर को हीलिंग हो रही है। किस तरह की हीलिंग हो रही है, क्योंकि हम मन से उपवास कर रहे हैं, हमें साइकोलॉजिकली पता है कि हमें इससे फायदा हो रहा है और हम विलिंगली फास्टिंग कर रहे हैं। पर स्टारवेशन की कंडीशन तब आएगी जब हमारा बॉडी से फैट खत्म हो चुका होगा, जब हमारे लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होगा, और जब प्रोटीन खर्च होने की बात आ चुकी होगी। तो हमारी जो कोशिकाओं में प्रोटीन है जिससे हमारी कोशिकाएं बन रही हैं, वो भी खर्च होना शुरू हो जाएगा शरीर को जिंदा रखने के लिए। तब आता है भूखमरी की अवस्था कि सारी कोशिकाएं वियर एंड टियर से गुजरने लग गई, टूटने लग गई, क्षय होने लग गई। तो ऐसे में फिर अगर कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है तो उपवास उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट पे रखना चाहिए। उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट बंद करेंगे पर प्रोटीन चलने देंगे। तो ऐसे में इसीलिए किसी के भी संरक्षण में किसी से जानकार के साथ ही उपवास कराना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था उपवास का कि जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी ऑटोफेजी का प्रिंसिपल फॉलो करती है। क्या होता है ऑटोफेजी, क्या है, किसी ने सुना है ऑटोफेजी? बताइए कोई जना। ऑटोफेजी जी मैम, जब उपवास में जब हमारा भोजन नहीं मिलता है तो कोशिकाएं जो जमा हुआ खाना होता है उसको खाती हैं और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और हमारे सिस्टम क्लीन होता है। शायद यही ऑटोफेजी नहीं है मैम? अच्छा मैम, तो फिर अलग अलग शब्द का मीनिंग है। ऑटो मतलब स्वतः, फैजी मतलब खा लेना। ठीक, बिल्कुल अलग डेफिनेशन आपने बताई। ठीक, ऑटो मतलब खुद को, स्वतः को, फैजी मतलब खा लेना। फैगोसाइटिक जो खा लेते हैं, जो अपने आप को खा ले, वो है ऑटोफेजी का प्रिंसिपल। कैसे एक्स्ट्रा जो अप्लाई होता है? उनको खाती हैं, जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बन जाती हैं उनको खाती हैं, ऐसा होता है मैम? नहीं वो होता अपने है। आप को खा लेती हैं भाई, समझो तो सही। ऑटोफेजी, जो कोशिकाएं कमजोर हैं, ठीक, वो अपने आप को खा लेती हैं, मतलब सुसाइड कर लेती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर खूब सारा एक कॉलोनी है, हाँ, तो एक कॉलोनी में 15 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो 15 लोगों में से कुछ बहुत बीमार हैं, रुग्ण हैं, कुछ 90 वर्ष के हैं, हाँ, कुछ बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और बढ़िया अपनी इम्यूनिटी को बना के रखते हैं, जिम जाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं। अब उस घर में कोविड जैसी सिचुएशन आ गई और राशन पानी आना बंद हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कोई भी अपने ऊपर ना ले, जितना मैं अभी सोच पा रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब जो खाना बहुत दिनों बाद थोड़ा सा खाना आएगा, बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, कोई खाना पानी वहां पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो जो खाना पानी थोड़ा सा आया उसमें उन सब ने खाया। पर क्या होगा, जो बहुत कमजोर थे, जो 90 साल के थे, जिनको ऑलरेडी 4-5 बीमारियां थी, वो मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे ना उस 12 में से। और जो थोड़े से दुरुस्त थे, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा रखा था, वर्कआउट किया था, बॉडी को बहुत अच्छा नरिशमेंट दिया था, वो उतने से खाने से वो भी मरने की कगार पे पहुंच गए क्योंकि मिल नहीं रहा था। पर वो उतने से खाने से जी जाएंगे क्योंकि उनमें जीवनी शक्ति ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह हमारे शरीर की कोशिकाएं जो जो हमने भूखमरी पे डाला है ना, फास्टिंग पे डाला, हम नहीं दे रहे उनको खाने को, तो तड़प तो दोनों ही रही हैं। पर एक जो बहुत कमजोर है, जैसे जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, हाँ, वो बहुत कमजोर है, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो तड़प के अपने आप को सुसाइड कर लेंगी। ठीक, अपने आप को ही खा जाएंगी, खत्म। ठीक, अब दूसरी क्या है, उनको थोड़ा सा मिल जाएगा तो वो जी जाएंगी क्योंकि वो स्ट्रेंथ अच्छी थी उनमें, वो स्ट्रांग थी। क्लियर? ऑटोफेजी, खुद को खा लेना, खुद को सुसाइड कर लेना, खुद को इनगल्फ कर लेना। ठीक, वो तब वही करेंगी जो कमजोर होंगी। जो स्ट्रेंथ है, उनको जरा सा फूड मिला, वो आगे बढ़ पड़ी। और हमने दिया कौन सा फूड? हाईली न्यूट्रिशियस। उनको क्या चाहिए? खराब कोशिकाएं तो खराब चीजों से बनी थी ना,
उनको चाहिए था जंक। क्या जंक में था? खूब सारी चीनी खाओ, खूब सारा नमक खाओ, फास्ट फूड खाओ, वो उससे स्ट्रेंथ मिलती। हमने वो भी नहीं दिया। हमने दिया तो क्या दिया? सेब खिलाया, एप्पल खा लो, अंगूर खा लो, यही खिलाया ना फास्टिंग में। नींबू पानी पी लो, है ना, ग्रीन जूस पी लो। वो उनके लिए बेकार था, उनको वो समझ नहीं आया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कैंसर ठीक होना शुरू हो गया। ठीक, क्योंकि कैंसर जिस वजह से बना था, जो कोशिकाएं थी उसकी, उनके लिए हमने वो भोजन नहीं दिया, तो वो सर्वाइवल एटमॉस्फेयर हमने उनको नहीं प्रदान किया, तो वो मर गई। ठीक है, लैमार्क और डार्विनवाद क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, जिएगा वही जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाएगा। तो वो जो कौन सा एग्जाम्पल था कि जो जिराफ है ना, जिनकी गर्दन, जो उन्होंने ऊपर उठा उठा के अपने भोजन को खाया, उनकी गर्दन लंबी हो गई और वो सरवाइव कर गए जिराफ, और बाकी जिराफ मर गए। ठीक है, पता है ना डार्विन बात। तो जब एडवर्स कंडीशन में जी वही पाया जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी। सिंपल। आपके आसपास भी जानने वाले, हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे यंग लोग चले गए, चाहे वो डर से गए, चाहे वो किसी चीज से गए, है ना, पर उनकी डेथ हो गई, वो नहीं बचा पाए। पर हम सब लोग तो उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे थे ना। ठीक है, बहुत सारे मेरे को ऐसे पता है जहाँ पे डॉक्टर्स की वाइफ थी, लेकिन आप कोर में जाओगे तो पता चलेगा आपको कि उनको लंग्स डिसऑर्डर पहले से था, उनका इम्यून सिस्टम वीक था, उनके 3-4 बीमारियां पहले से चल रही थी। ठीक, या वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। ठीक, दोनों 3-4 चीजें काम कर रही थी साथ में। तो कहने का मतलब है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये सारा का सारा उपवास चिकित्सा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा करने के लिए है, शरीर के वाइटल फोर्स मतलब जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इन सब प्रकार के उपवासों का शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है। एक बार भोजन ग्रहण करने पर कुछ घंटे तक जो शरीर को खाए हुए आहार से शक्ति मिलती रहती है, किंतु उसके पश्चात शरीर में संचित आहार के अवयवों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का शरीर उपयोग करने लगता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन का काम शरीर के टूटे फूटे भागों का पुनर्निर्माण करना है, किंतु जब उपवास लंबा या अधिक काल तक होता है तो शक्ति उत्पादन के लिए प्रोटीन का भी उपयोग करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रोटीन ऊतक निर्माण और शक्ति उत्पादन दोनों में काम करता है। ठीक है, तो टिश्यूज का रिपेयर, रियर एंड टेयर, कमजोरी, उनमें हाई प्रोटीन डाइट। तो यहीं पर एलोपैथ से नेचुरोपैथ की डाइट कॉन्सेप्ट वेरी करता है। ठीक, नेचुरोपैथ स्टारवेशन फास्टिंग करा के ठीक करता है, पर एलोपैथ कहता है कि भाई लीवर अगर जा रहा है तो लीवर को नई सेल्स बनानी है, तो आप प्रोटीन मत रोको, प्रोटीन जाने दो। और नेचुरोपैथ कहता है कि भाई बहुत कुछ खाया है, एक्स्ट्रा स्टोर्ड है, पहले वो हजम करने की ताकत लाओ, तो खाली हमको पेट को खाली रखना ही पड़ेगा एनिमाज और इस तरह के प्रक्षालन करा करके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है कि हम क्या चूज करें, क्या नहीं चूज करें। समहाउ कभी कभी मेरे को भी लगता है कि कैसे एग खिला करके, अंडा खिला करके व्यक्ति के लिवर को दिखा दिया कि वो अच्छा फिर से बनना शुरू हो गया। ये साइंस है, प्रॉपर साइंस है इसमें कि प्रोटीन देके लिवर सेल्स बनने लगी, पर किस तरह की बनी और वो कितने दिन जिएगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि वो वैसी ही डैमेज्ड ही बनी, खराब ही बनी, क्योंकि लिवर हेल्थ गई तभी थी क्योंकि पाचन तंत्र खराब था। ठीक है, तो वो जो बन रही है वो भी पाचन तंत्र खराब ही रहेगा, ठीक करके नहीं बनाई। और पता चला कि जब इतना सा लीवर बचा है 25% और हमने उसको स्टारवेशन पे डाला तो वो उतना भी सपोर्ट नहीं किया, वो भी चला गया। तो अब समस्या बहुत सारी है और इस पे रिसर्च करने की जरूरत है ना। ऑल्दो मेरे पास भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ठीक होते हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इस पे रिसर्च करने का, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाने का रहता है दिमाग में हमेशा। तो इस प्रकार टिश्यू और शक्ति उत्पादन दोनों का काम करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। उपवास की अवस्था में संचित कार्बोहाइड्रेट 2-4 दिनों में समाप्त हो जाता है, तब कार्बोहाइड्रेट का काम वसा को करना पड़ता है। वसा के बाद प्रोटीन भी इसमें सहायता करता है। शरीर में वसा विशेष मात्रा में त्वचा के नीचे तथा कलाओं में संचित रहती है। स्किन के नीचे फैट सेल्स है, ये आपको पता है, एडिपोज टिश्यू है पूरा।
स्थूल शरीर में वसा की मात्रा अधिक है, व्यक्ति की अपेक्षा स्थूल व्यक्ति अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है। यही कारण था कि अन्ना हजारे ज्यादा दिनों तक उपवास कर पाए, रामदेव बाबा उपवास नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास कुछ भी अपना बचा हुआ नहीं है, वो रोज खाते हैं, रोज खर्च कर देते हैं। ठीक है, जितना खाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो दुबला व्यक्ति बहुत दिनों तक उपवास नहीं कर पाता, और जो बहुत जितना मोटा होगा उतना उसके पास स्टोर्ड फैट है खर्च करने के लिए। तो अगर एक सही तरीके से वो बना ले तो वो ज्यादा दिनों तक फास्ट रह पाता है। स्थूल शरीर में वसा की मात्रा अधिक रहती है, इस कारण दुबले व्यक्ति की अपेक्षा स्थूल व्यक्ति यानी मोटा व्यक्ति अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है। शरीर को इसका उल्टा भी है, उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे भूखा रहा जाता है। जो मोटा व्यक्ति है वो इसीलिए मोटा है क्योंकि उसको अधिक खाने की आदत है, तो उसको उसका शरीर डिमांड करता है, वो उतना ज्यादा आसक्ति होगी उसको खाने की तरफ, तो उसका शरीर उतना ही डिमांड करता है। तो आप उसको रख ही नहीं पाओगे भूखा, ये मुश्किल है उसके साथ। फिर स्थूल शरीर में वसा की मात्रा अधिक रहती है, इस कारण दुबले व्यक्ति की अपेक्षा स्थूल व्यक्ति अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है। शरीर को दैनिक कर्मों और ऊष्मा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो उसको अपने आहार से प्राप्त होता है। आहार से उपलब्ध वसा यकृत में जाता है और वहां पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में वसाम्ल और एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होकर रक्त में प्रभावित होता है। जो फैट है वो कैसे डाइजेस्ट होता है ये बता रहे हैं। तो फैट जो है यकृत में गया, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, तो फैट किस में बना? आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, फैट कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। शरीर को शक्ति और ऊष्मा प्रदान होती है इससे। उपवास की अवस्था में शरीर में संचित वसा का यकृत इसी प्रकार उपयोग किया जाता है। यह संचित वसा कुछ सप्ताहों तक कार्बोहाइड्रेट का भी स्थान ग्रहण कर सकती है। अंतर केवल यह है कि जब शरीर को आहार से कार्बोहाइड्रेट मिलता रहता है तब एसिटिक एसिड यकृत द्वारा उतनी ही मात्रा में संचालित होता है जितनी की आवश्यकता शरीर को होती है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में इस अम्ल का उत्पादन विशेषतः अधिक होता है और उसका कुछ अंश मूत्र में आने लगता है। इस अंश को कीटोन कहते हैं। अब मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया किसी ने, फैट और प्रोटीन ले रहा है ना, कार्ब्स नहीं लेते हैं जब, तब क्या कंडीशन आती है? जब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं जाएगा तो आपका फैट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते होते यूरिन में भी आने लगेगा, जिसे हम कीटोन कहते हैं। यूरिन में कीटोन का आया जाना कार्बोहाइड्रेट की कमी का चिन्ह है। बीच में आपको याद होगा एक कीटो डाइट चली थी, ठीक है, कीटो डाइट चली थी जिसमें सिर्फ प्रोटीन खिलाया जाता था। ठीक है, पहले बहुत फायदे लोगों ने गिनाए, सारी दुनिया प्रोटीन, मतलब दुनिया क्या, मतलब जैसे ही आप खोलेंगे कीटो डाइट, कहीं जाओ वो कीटो डाइट कर रहा है, कितना वजन कम कर लिया लोगों ने। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, यूरिक एसिड बढ़ सकता था और ये कीटोन यूरिन में पाया जाने लगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस लोगों को पता चली। तो सारी चीजें जरूरी हैं और उसका अर्थ यह होता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य अब संचित वसा को करना पड़ रहा है। यह उपवास की प्रारंभावस्था में होता है। रुग्णावस्था में यह उपवास की प्रारंभावस्था में होता है जब हम फास्टिंग शुरू करते हैं। रुग्णावस्था में जब रोगी भोजन नहीं करता तब शरीर में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार डाइजेस्ट होता है, जानने के लिए मूत्र में कीटोन की जांच करना आवश्यक है। ठीक है, कि हम एप्रोप्रिएट मात्रा में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि नहीं और पच रहा है कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उपवास में शरीर की संचित वसा का यकृत द्वारा इसी प्रकार उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है तो लीवर में फैट भी स्टोर रहता है।
ये जो स्टोर्ड फैट है ये कुछ हफ्तों तक, ठीक है, तो कुछ हफ्तों तक, जैसे अभी हम लोगों ने कहा 4 हफ्ते तक, तो ऑलरेडी फास्टिंग की जा सकती है ना फूड के बिना, तो कुछ हफ्तों तक, सप्ताहों तक कार्बोहाइड्रेट का भी स्थान ग्रहण कर सकती है। अंतर केवल यह है कि जब शरीर को आहार से कार्बोहाइड्रेट मिलता रहता है तब एसिटो एसिटिक एसिड जो कि फैट को कन्वर्ट करने पे बना है वो यकृत द्वारा उतनी ही मात्रा में संचालित होता है जितनी की शरीर की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में इस अम्ल का उत्पादन अधिक हो जाता है और उसका कुछ अंश मूत्र में आने लगता है जिसे कीटोन कहते हैं। कीटोन का मूत्र में पाया जाना कार्बोहाइड्रेट की कमी का साइन है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया अब आपको। ठीक है, अपने नोट्स में ऐसे डैश करके, जैसे आपने लिवर लिखा है ना, फैट लिखा, फैट कैसे डिसॉल्व होगा, कैसे डिसॉल्व होगा, एसिटो एसिटिक एसिड, है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो एसिडो एसिटिक एसिड बनेगा, उसमें एरो लगा के वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो यूरिन में कीटोन आने लगा, है ना, और कीटोन का टेस्ट ये बताएगा, अगर यूरिन में कीटोन आ रहा है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया गया है और फैट यूज हुआ है ज्यादा, तभी फैट यूज हुआ ना। कार्बोहाइड्रेट अगर खाते तो कार्बोहाइड्रेट बचता, कार्बोहाइड्रेट की बजाय हमने फैट खाया तो फैट पचा एसिटो एसिटिक एसिड में, तो उसने कीटोन ज्यादा बनाया जो यूरिन में कीटोन आया। ठीक, तो अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कीटोन का जांच किस बात का को दिखाता है, दर्शाता है, तो हम बताएंगे ना कीटोन का जांच किस बात को बताया, क्या बताया कीटोन की जांच ने, बताइए, कुछ कुछ खुद भी बोलो आप लोग। हाँ बताएं, कीटोन की जांच ने क्या बताया, कीटोन की जांच कर ली हमने, यूरिन में कीटोन आ रहा था, तो क्या समझ में आया इससे। कार्बोहाइड्रेट की कमी है, व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है पर्याप्त मात्रा में। हाँ, और ना लेने से फैट का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि शरीर तो काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है। ठीक है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया तो वो फैट ही डाइजेस्ट हो रहा है, और फैट का मेटाबॉलिज्म क्या कन्वर्ट करता है, एसिडो एसिटिक एसिड, और एसिडो एसिटिक एसिड कीटोन के रूप में यूरिन से बाहर निकलता है। ठीक, उपवास की लंबी अवधि में संचित वसा के समाप्त हो जाने पर ऊष्मा और शक्ति के उत्पादन का भार प्रोटीन पर आ पड़ता है। ठीक, अब क्या हुआ, फास्टिंग लंबी चलाई हमने और कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया और फैट खत्म हो गया। ठीक, फैट खत्म हो गया जो शरीर में इकट्ठा था या लीवर में इकट्ठा था, तो जो ऊष्मा और शक्ति का उत्पादन का भार, मतलब फिर भी हमारे शरीर को तो चाहिए ना, फिर भी शरीर काम कर रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारे पेट में एक्टिविटीज हो रही हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, भले ही हम लेटे तो भी शरीर काम कर रहा है, तो भी शरीर को आवश्यकता है ऊष्मा की, गर्मी की और काम करने की। तो क्या कर रहा है, भार अब प्रोटीन पे आ पड़ता है, अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्रोटीन को खाएगा शरीर, प्रोटीन को पचाएगा तब देगा, पर शरीर देगा। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से ऐसा होता है कि जो महिला गर्भवती होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर महिला ना खाए तो बच्चे को तो देगा ही देगा भगवान पोषण, ये पहली प्रायोरिटी है, बच्चे को पोषण मिलेगा, वो शरीर के, माता के शरीर से जा जा के मिलेगा, है ना। इसीलिए मेल न्यूट्रिशन पहले माँ को होता है फिर बच्चे को, बच्चा पहले कुपोषित नहीं पैदा होगा, पहले माँ कुपोषित हो जाएगी, इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद माँ की हालत जर्जर हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे ऐसे है ना कि अगर उपवास काल में हमें ऐसा नहीं पहले फील होगा कि हम ऐसे हो जाएं कि अभी खा नहीं रहे कुछ। ठीक, शरीर अगर आप काम कर रहे हैं तो शरीर फिर तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, फिर प्रोटीन को तोड़ेगा, पर आपको देगा, आपको नहीं बताएगा कि हमारे पास नहीं है। ठीक, इसी तरह आपको नहीं बताएगा कि आप अप्रोप्रिएट नहीं ले रहे तो बच्चे को क्या देंगे, बच्चे को पूरे शरीर से मिलेगा, पर मिलेगा। ठीक है, आप नहीं खा रहे तो आपके शरीर से मिलेगा। चलिए, मेरी बैटरी क्लोज दिखा रही है लेकिन अभी हो जाएगा 5-7 मिनट। ठीक है, तो
उपवास में लंबी अवधि में संचित वसा के समाप्त हो जाने पर ऊष्मा और शक्ति के उत्पादन का भार प्रोटीन पर आ पड़ता है। शरीर के कोमल भाग का प्राय 75% अंश प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा सॉफ्ट बॉडी है उसमें 75% हमारी प्रोटीन से बनी है। ठीक, अब उपवास की अवस्था में यही प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होकर रक्त में प्रवाहित होती है। एसिटिक एसिड फैट को कन्वर्ट करके बन रहा था और प्रोटीन को ब्रेक डाउन होकर के क्या बन रहा है, अमीनो एसिड्स। ठीक, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल लिखा है। ठीक है, तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है टूट करके अमीनो एसिड। प्रोटीन सीधा सीधा थोड़ी ना, दाल खाई तो दाल खून में चली जाएगी और पूरे शरीर में जाएगी। प्रोटीन पहले टूटेगा, उसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी और फिर वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर ब्लड में बहेगा। ठीक, तो फैट के आगे लिखा था एसिटिक एसिड और प्रोटीन के आगे लिखिए अमीनो एसिड। तब वो कन्वर्ट होकर के रक्त में प्रवाहित होता है। सभी अंगों के प्रोटीन का संचालन समान मात्रा में नहीं होता है। लंबे उपवास में जब मस्तिष्क और हृदय का भार प्राय 3% कम हो जाता है, तब तक पेशियों का 30% भार तो 75% क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। उपवास की अवस्था में यही प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होकर रक्त में प्रवाहित होता है। सभी अंगों के प्रोटीन का संचालन समान मात्रा में नहीं होता है। कैसे? जब हम लंबी फास्टिंग कर रहे हैं तो ब्रेन जो है, दिमाग में जो प्रोटीन है वो और हृदय का भार प्राय 3% कम हो जाता है, पर ऐसे केस में पेशियों का भार 30% कम हो जाता है। ठीक है, मसल लॉस, तभी तो कहते हैं ना मसल लॉस ज्यादा तेजी से होता है। यही सोशल मीडिया पे सुनते हैं ना कि फैट जा रहा है तो मसल लॉस हो रहा है और हमको मसल बनानी है, तो लोग प्रोटीन खाते रहते हैं। नहीं, वो फास्टिंग नहीं जाते क्योंकि वो जिम कर रहे हैं और उनको मसल बनानी है, और अगर वो फास्टिंग करेंगे तो मसल लॉस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ब्रेन और हार्ट में जो मसल्स हैं, प्रोटीन है, वो 3% जाएगा, तो यहाँ बाकी जगहों की मसल्स 30% जाएंगी, है ना। मतलब 30 गुना तेजी से मसल लॉस होता है बाकी ऑर्गन्स का, बनस्पत ब्रेन और हार्ट का। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तब तक पेशियों का 30% भार कम हो जाता है। शारीरिक ऊतकों से प्राप्त एमिनो एसिड के मुख्य 2 कार्य होते हैं। ठीक है, शारीरिक ऊतकों से प्राप्त। अब अमीनो एसिड जो है कहाँ कहाँ है, जो हमारी मसल्स में प्रोटीन है। ठीक है, तो मसल्स में जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है वो भी अमीनो एसिड बना रहा है। उस अमीनो एसिड का क्या काम है? उनका कहना है 2 काम है, आवश्यक अंगों को सुरक्षित रखना और रक्त में ग्लूकोज की अपेक्षित मात्रा को स्थिर रखना। ठीक है, अत्यावश्यक अंगों को सुरक्षित रखना। ठीक है, मतलब जो ऑर्गन हमारे हैं वो सेफ रहे और ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्थिर रहे। अप और डाउन जो होता है वो हमारे प्रोटीन का स्तर अमीनो एसिड में जो कन्वर्ट हो रहा है वो काम है। एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन है। जब शरीर के प्रोटीन को उपयुक्त काम करने पड़ते हैं तब मूत्र का नाइट्रोजनीय अंश बढ़ जाता है। उपवास के पहले सप्ताह ये अंश प्रतिदिन मूत्र के साथ लगभग 10 ग्राम निकलता है। क्या? नाइट्रोजनीय पदार्थ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। पहले फैट का हुआ, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया नहीं, तो प्रोटीन का हुआ। प्रोटीन ने सबसे पहले मसल लॉस किया 30% और ब्रेन और हार्ट की मसल सिर्फ 3% क्षय हुई। फिर क्या हुआ? अब इसमें पहले सप्ताह क्या हुआ? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बन रहा था वो 10 ग्राम निकला पहले सप्ताह। दूसरे तीसरे सप्ताह इसकी मात्रा कुछ कम हो जाती है। यदि यह नाइट्रोजनीय अंश को बाहर निकालने में वृक्क मतलब किडनी असमर्थ हो जाते हैं तो यह अंश रक्त में जाने लगता है और व्यक्ति में
मूत्र रक्तता, यूरीमिया की दशा उत्पन्न हो जाती है। इससे इसको किसी व्यक्ति की अंतिम अवस्था समझनी चाहिए। ठीक है, तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर प्रोटीन का क्षय होने लग गया, आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया और प्रोटीन डिके होने लगा, तो क्या होगा? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बढ़ेगा, यूरिन में आएगा। पहले सप्ताह, दूसरे से तीसरे सप्ताह वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, किडनी किसी की कमजोर है, तो किडनी उतनी तेजी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को नहीं निकाल रही है, तो यूरिन में ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह फिल्टर नहीं हुआ है, और इसके बाद व्यक्ति का बचना मुश्किल होता है। ठीक है, तीसरे पेज तक पूरा करते हैं, चौथे पेज से आगे पढ़ेंगे बाद में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के समान प्रोटीन का संचय नहीं रहता। यही मैंने आपको बताया कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्टोर्ड रहता है, पर कहीं पे भी प्रोटीन नहीं इकट्ठा होता। हम खाते हैं, खर्च होता है, नहीं तो मसल बन जाती है और मांसपेशियों में प्रोटीन अपना काम कर रहा है। ठीक, शरीर एक जीवित यंत्र है, इसकी रचना का आधार प्रोटीन है। यह यंत्र की एक विशेषता यह है कि ये सामान्य भागों में प्रोटीन उपवास काल में भी आवश्यक अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक, शारीरिक यंत्र का सुचारू रूप से कार्य करते रहना शरीर में बनने वाले रसायनों, एंजाइम्स व हार्मोनों पर निर्भर करता है। ये उपवास की अवस्था में भी बनते हैं। इनके निर्माण के लिए शरीर के सामान्य भाग अपना प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे ये रासायनिक पदार्थ बनते रहे और शरीर की क्रिया में बाधा ना पड़े। ठीक है, एक बार और पढ़ती हूँ। शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट के समान प्रोटीन संचय नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बॉडी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये आपको पता है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जिसने बनाया है वो प्रोटीन है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल ना हो तो स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट पहले ही लिखवाया है। तो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रोटीन जरूरी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि मसल नहीं बनेंगी, जो 30% हमने पहले ही बताया है ना, अगर वो नहीं बनेंगी तो वो खेल ही नहीं पाएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो ये मांसपेशियों का भोजन प्रोटीन है जिनसे वो बनती है और वो ही शरीर को कैरी करते हैं। इस यंत्र की यह विशेषता है कि सामान्य भागों में प्रोटीन उपवास काल में भी आवश्यक अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, आवश्यक, अब प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट है, क्योंकि पर 1 kg पर किलोग्राम बॉडी वेट है ना, इतना ही कहते हैं ना। पर हमारी जो आजकल की डाइट है हमारी, उसमें इतना प्रोटीन, एप्रोप्रिएट प्रोटीन हम नहीं खा पाते, और या फिर दालों वाला प्रोटीन खाते हैं, तो गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम्स लोगों को सफर करनी पड़ती है और हो रही है लोगों में। तो शारीरिक यंत्र का सुचारू रूप से कार्य करते रहने शरीर में बनने वाले रसायन, जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब पे निर्भर करता है। ये उपवास की अवस्था में भी बनते हैं। इनके निर्माण के लिए सारी शरीर के सामान्य भाग अपना प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में प्रदान करते रहते हैं, जिससे ये रासायनिक पदार्थ बनते रहते हैं और शरीर की क्रिया में बाधा नहीं पड़ती है। प्रोटीन को टूट करके जो अमीनो एसिड बनते हैं, वो फास्टिंग के दौरान भी बॉडी के और ऑर्गन्स जो उसको बनाते हैं वो बनाते रहते हैं। लोग अब जुड़ रहे हैं, इसके बाद वाली क्लास के लिए जुड़ रहे होंगे, आई होप सो, राइट। ठीक है, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा प्रायः निश्चित है। एक युवक के लिए प्रतिदिन प्रत्येक किलोग्राम शारीरिक भार के अनुपात से लगभग 1 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। यह आहार से मिलता है। गर्भवती स्त्रियां, शिशु, ग्रोइंग एज, अडल्ट्रेशन 50% अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे अधिक प्रोटीन आहार में रहने से शरीर को उसका विश्लेषण, मतलब एसिमिलेशन करना पड़ता है, वो भी बहुत बहुत हार्मफुल है। फिर वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो अगर उससे ज्यादा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, आई होप लोग जुड़ भी रहे हैं। तो 4th पेज से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लोगों को जो भी आपके बैच में इन्फॉर्म करें कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे उनको भी इसका नॉलेज मिले, क्योंकि दोबारा से पढ़ने का होता नहीं और इतना समझ में पढ़ के आता नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। रिवीजन जरूर करें, एक बार देख लेंगे आपने जो